हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो पिछले टर्म पे हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में कई सारी चीज़ें पढ़ ली थी। न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए, कैलोरिफिक वैल्यू पढ़ लिया, फिजियोलॉजिकल वैल्यू पढ़ लिया। उसके बाद एलिमेंट ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल में हमने माउथ पढ़ा था। उसके बाद हमने माउथ के बाद बक्कल कैविटी स्टार्ट किया था। बक्कल कैविटी में बेटा तीन चीजें होती है। कौन कौन सी? बक्कल कैविटी के अंदर जब देखते हैं तो कौन कौन सी तीन चीजें मिलती है आपको? पहली चीज पैलेट, जो रूफ पे है, बक्कल कैविटी के रूफ पे प्रेजेंट है। दूसरा हमने बताया था आपको टंग, और तीसरा आपको बताया था टीथ। तो हमने पैलेट खत्म कर लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टंग। तो ये बी नंबर है हमारा टंग, ठीक है। अब अगर हम टंग की बात करें तो बेटा सबसे पहली बात ये है कि टंग प्रेजेंट कहां होती है? प्रेजेंट कहां होती है बेटा? प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी की फ्लोर पे क्या प्रेजेंट होती है? टंग, ठीक है। और ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर, ठीक है। कैसा है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है। अब बेटा मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको कहीं ना कहीं हम अपने भाई अपनी इच्छा से इसको चलाते हैं ना, टंग को, तो है ना। तो कौन सी मसल्स होती है? मसल्स आप पढ़ चुके हैं पहले ही। तो मसल्स कितने टाइप की होती है? स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो ये स्केलेटल मसल्स होती है। कौन सी? स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होता है? अब देखो टंग क्या होता है। अगर हम एंटीरियर पार्ट की बात करें, इसके एंटीरियर मतलब आगे वाले पार्ट की, तो ये फ्री रहता है, लेकिन पोस्टीरियर पार्ट अटैच रहता है। तो देखते हैं पोस्टीरियर पार्ट किससे अटैच रहता है एक्चुअली। posterior part attached by hyoid bone। पीछे की तरफ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। हायोइड बोन पीछे की तरफ होती है, जहां भी है कनेक्ट रहता है। अब किसके थ्रू कनेक्ट रहता है? तो एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लेक्सिबल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। तो देखते हैं, मतलब वो आपको ये टंग का डोर्सल है, मतलब ऊपर वाला पार्ट जो होता है टंग का, वो डोर्सल पार्ट है। और जस्ट नीचे वाला पार्ट जो नीचे है वो होता है वेंट्रल। तो टंग ऊपर की तरफ से तो फ्री रहती है, लेकिन आप नीचे वाले टंग को ऐसे करके देखें, ऊपर उठा के, तो एक आपको ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जो कनेक्ट करता है टंग को बॉडी से। तो देखते हैं जरा वो कौन सा पार्ट हुआ? वेंट्रली connected by a flexible structure, structure। कौन सा ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर कौन सा है? क्या नाम है इसका बेटा? क्या नाम है इसका? फ्रेनुलम लिंगुई। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप ध्यान रखें इसको। क्या नाम है इसका? फ्रेनुलम लिंगुई। तो नीचे की तरफ जब आप देखें टंग के नीचे की तरफ, यानी कि वेंट्रल सर्फेस, डॉर्सल की तरफ से तो हम टेस्ट लेते हैं, इसके नीचे की तरफ से ये अटैच रहती है पीछे की तरफ। उस फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर का नाम है फ्रेनुलम लिंगुई। गला थोड़ा सा खराब है। इसके बाद अगर हम बात करें डॉर्सल सरफेस की, इसकी डॉर्सल सरफेस, टंग की डॉर्सल सरफेस की बात करें तो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड रहती है। कैसे देखेंगे जरा? एक टंग का स्ट्रक्चर छोटा सा बना लेते हैं यहां पे।
तो ये टंग मान लेते हैं, तो इस ये दो पार्ट में डिवाइड रहती है। डॉर्सल सरफेस है ये जो आप देख रहे हो, ये वाला डॉर्सल सरफेस है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड है। वो दो पार्ट डिवाइड है तो एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। वी शेप्ड स्ट्रक्चर किसके थ्रू डिवाइड रहती है? वी शेप्ड स्ट्रक्चर है। और ये वी शेप्ड स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको? यहां से और इस तरीके का, ये वी शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये टंग को दो पार्ट में कन्वर्ट कर रहा है, एक ये और एक पीछे वाला पार्ट, ठीक है। तो दो पार्ट है। इस वी शेप्ड स्ट्रक्चर का नाम क्या है? सल्कस, सल्कस टर्मिनालिस। टर्मिनालिस क्या नाम बेटा? सल्कस टर्मिनालिस। ये सल्कस टर्मिनालिस टंग को दो पार्ट में ब्रेक कर रहा है। एक आपका एंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, दिख रहा है आपको। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, हम लोग टंग के बारे में और देखते हैं। अब यहां पे टंग के ऊपर डॉर्सल सरफेस से हमको क्या मिलेंगी? पैपिली प्रेजेंट होती है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे, पैपिली। पैपिली प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस, ठीक है। पैपिली क्या होती है? पैपिली एक, आप टंग को देखो अगर थोड़ा सा जूम करके, तो आपको दिखेगा कि इसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस है, उठे उठे, मतलब दाने जैसी जगह दिखेगी आपको डॉर्सल सरफेस पे। तो ये डॉर्सल सरफेस पे जब आपको दिखेगी दाने जैसी जगह, तो वो उन्हीं को हम पैपिली बोलते हैं। और ये पैपिली, इन पैपिलीज में क्या होता है? पैपिली में क्या होता है? कंसिस्ट टेस्ट बड। इनमें टेस्ट बड होती है बेटा। क्या होती है? टेस्ट बड। पैपिली जो होती है उनमें टेस्ट बड होती है। अब टेस्ट बड कौन कौन सी होती है, हम जरा ये देखेंगे कि टेस्ट बड कौन कौन सी होती है। तो पैपिली एक्चुअल में 3 टाइप की होती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग टेस्ट बड कौन कौन सी होती है। तो पैपिली के नाम पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग पैपिली देख रहे थे, पैपिली प्रेजेंट होती है इसमें। तो पैपिली कौन कौन सी होती है जरा देख लेते हैं हम लोग। 3 टाइप की पैपिली होती है, या 3 टाइप्स, 3 टाइप्स की पैपिली होती है, ठीक है। और इन पैपिली के काम क्या क्या है? तो सबसे पहले अगर हम देखें फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म पैपिली। फिलीफॉर्म पैपिली का काम क्या है, कैसी दिखती है, देखेंगे जरा। एक्चुअल में सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट होती है, और इनका नंबर मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम, ठीक है। ये बहुत छोटी होती है और बहुत ज्यादा होती है। तो ये पूरी टंग पे क्या होती है? इस तरीके से ऐसे बनी रहती है पूरी टंग पे। तो ये जो आपको दिख रही है, ये है फिलीफॉर्म पैपिली, फिलीफॉर्म पैपिली। क्या है बेटा? फिलीफॉर्म पैपिली। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? सल्कस, सल्कस टर्मिनालिस, जो टंग को 2 पार्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद ये स्मॉलेस्ट होती है, मैक्सिमम होती है, लेकिन नो टेस्ट बड, इनमें कोई टेस्ट बड नहीं होती है। मतलब कि इसका मतलब यह हुआ कि फिलीफॉर्म कोई भी टेस्ट रिसीव नहीं करती है, ये बात ध्यान रखें। सेकेंड नंबर क्या है बेटा? फंगीफॉर्म, फंगीफॉर्म, ठीक है। अब फंगीफॉर्म जो होती है वो लैटरल साइड पर प्रेजेंट होती है, लैटरल साइड। पिंक कलर की होती है, पिंक कलर होता है इनका, और ये पेडिसिल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। पेडिसिल, पेडिसिल मतलब इनको अगर हम देखें जूम करके तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती है, ऐसे इस तरीके का, ठीक है। और इनके पास टेस्ट बड है, टेस्ट बड, इनके पास टेस्ट बड होती है। तो मतलब ये क्या करेंगे? टेस्ट रिसीव करेंगे। तो ये देखते हैं कहाँ पे होती है? लैटरल मतलब साइड साइड में होती है, यहाँ पे। इस तरीके से ये जो दिख रही है आपको, ये है बेटा फंगीफॉर्म, फंगीफॉर्म पैपिली, ओके। ये क्या है?
फंगीफॉर्म पेपिली, ये टेस्ट रिसीव करती है बेटा, इनका स्ट्रक्चर पेडिसल लाइक होता है। अब लास्ट आता है आपका सर्कमवेलेट, सर्कमवेलेट पेपिली। सर्कमवेलेट या फिर इनको हम लोग कोनिकल भी बोलते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कोनिकल होता है। तो कोनिकल या सर्कमवेलेट पेपिली होती है। एक्चुअल में ये सबसे लोवेस्ट होती है, लोवेस्ट नंबर इनका होता है। क्या होता है? लोवेस्ट नंबर। लोवेस्ट नंबर मतलब कितना होता है? लगभग 8 to 12 इनका नंबर होता है। ठीक है, कितना? 8 से 12 होती है सिर्फ। और देन आफ्टर ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट नियर टू सल्कस टर्मिनालिस। सल्कस टर्मिनालिस के पास ही प्रेजेंट होती है। जरा देखते हैं कैसे। 1 2 3 4 ऐसे 8 लगभग बना लेंगे हम लोग यहाँ पे। इस तरीके से ये प्रेजेंट होती हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये सल्कस टर्मिनालिस लोवेस्ट नंबर होता है और ये होती है कैसी है? लार्जेस्ट होती है, मतलब ये सबसे बड़ी बड़ी टेस्ट बर्ड होती हैं और इनके पास पेपिली होती है और इनके पास हैव टेस्ट बर्ड, यानी कि इनके पास टेस्ट बर्ड होती है, तो ये टेस्ट रिसीव कर सकती हैं। तो इस तरीके से पेपिली 3 टाइप की होती है, देख लिया आपने। सबसे पहले फिलीफॉर्म जो सबसे छोटी है, सबसे ज्यादा नंबर है, इनमें टेस्ट बर्ड नहीं होती है, टेस्ट रिसीव नहीं कर सकती। दूसरी है फंगीफॉर्म जो लैटरल साइड पे प्रेजेंट होती है, इनका पिंक कलर होता है, पेडिसल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इनमें टेस्ट बर्ड होती है और ये टेस्ट रिसीव कर सकती है। सर्कमवेलेट और कोनिकल ये लोवेस्ट नंबर होता है, ये सबसे कम होती है और ये लार्जेस्ट भी होती हैं, बड़ी सबसे होती हैं। देन आफ्टर प्रेजेंट नियर टू द सल्कस टर्मिनालिस, सर्कल टर्मिनालिस के पास ही प्रेजेंट होती है ये और इनमें टेस्ट बर्ड होता है, जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, किस तरीके का। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो टंग में पीछे की तरफ यहाँ पे कुछ एक्चुअली टंग, ये जो पार्ट होता है माउथ, ये ओपन होकर डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है। तो बेटा क्या होता है? सबसे ज्यादा जर्म्स जाने के चांसेस भी यहीं से रहते हैं, तो इन्फेक्शन भी ज्यादा यहाँ हो सकता है। इसलिए यहाँ पे कुछ लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जिन्हें हम टॉन्सिल्स बोलते हैं। दिस टॉन्सिल्स इज नोन एज लिंगुअल टॉन्सिल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो इस तरीके से आपने टंग देख लिया। ये वाली जो आप दिख रही है बड़ी बड़ी वाली, ये क्या है? सर्कमवेलेट पेपिली, सर्कमवेलेट पेपिली। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अब टेस्ट परसेप्शन, टंग में टेस्ट कौन से पार्ट से लिया जाता है? मतलब टंग हमारी बहुत जो भी पार्ट है, जो भी बड़ी है ना, टंग तो मतलब समझ रहे हो ना, है ना, वो बड़ी खतरनाक चीज होती है क्योंकि जो चीज पसंद आ जाती है फिर खाते ही है अपन, है ना, तो वही चीजें हैं। तो टेस्ट रिसीव कौन करता है? टंग। लेकिन टंग के डिफरेंट पार्ट क्या करते हैं? टेस्ट रिसीव करते हैं। क्या करते हैं? टेस्ट रिसीव करते हैं। तो देखते हैं टेस्ट परसेप्शन। ठीक है, अब टेस्ट परसेप्शन में हम टंग को अगर देखें, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम फिर से बनाएंगे टंग का। इस तरीके से एक टंग का डायग्राम बना लिया हमने। ये सल्कस टर्मिनालिस हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो एंटीरियर पार्ट होता है, ये जो देख रहे हो आप एंटीरियर पार्ट, टिप वाला पार्ट, ये जो देख रहे हो ये टिप है और ये टिप क्या करती है? स्वीट टेस्ट को रिसीव करती है। किसको? बेटा स्वीट टेस्ट को, मतलब मीठा सबसे ज्यादा आपको यहां मिलेगा। फिर इसके बाद इसके लैटरल साइड में आप जस्ट, ये टिप हो गया, इस टिप के थोड़ा लैटरल साइड में आप देखेंगे तो वहां पे ये जो एरिया है, ये आपका कौन सा? इधर दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, ये दोनों तरफ सॉल्टी टेस्ट को रिसीव करेगा। कैसा? सॉल्टी टेस्ट। ठीक है, सॉल्टी टेस्ट। इसके बाद फिर इसके पीछे और जाएंगे हम लोग, यानी कि और लैटरल साइड में ऊपर की तरफ, तो फिर क्या मिलेगा हमको यहाँ पे? फिर इस तरीके से हमको ये जो है वो किसके लिए है? सोर टेस्ट के लिए।
इसके लिए सोर टेस्ट के लिए, ये सॉल्टी टेस्ट था, ठीक है। इसके बाद अब आता है बिटर। तो ये जो सल्फर टर्मिनस थोड़ा सा नीचे ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बिटर टेस्ट के लिए, बिटर टेस्ट के लिए। तो इस तरीके से टेस्ट परसेप्शन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। फंक्शन ऑफ टंग, ठीक है। फंक्शन ऑफ टंग, तो पहला फंक्शन क्या है? पहले फंक्शन की बात करें तो टंग किस चीज में हेल्प करती है? सबसे पहला तो हेल्प इन स्पीच, हेल्प इन स्पीच, ठीक है। मतलब बोलने में टंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। बहुत सारे लोगों की बचपन में यहाँ पे ज़्यादा नीचे की तरफ टंग जो होती है वो ज़्यादा अटैच रहती है वेंट्रल सरफेस पे, तो वो लोग की टंग उठती नहीं है, जिससे पैलेट पे नहीं लगती है ना। जैसे कई सारे वर्ड होते हैं तो क्या होता है, टंग कहाँ लगती है? जाके पैलेट पे, तभी हम उनको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हेल्प इन स्पीच। दूसरी बात, दूसरा फंक्शन क्या करती है? दूसरा फंक्शन है एड म्यूकस टू फूड एंड फॉर्म बोलस। तो ये क्या करती है? जो म्यूकस होता है उसको फूड में ऐड कर देती है और उसको गोल एक स्ट्रक्चर बना देती है, जिससे क्या हो, वो आसानी से नीचे स्टमक तक चला जाए। तो उस गोल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। इसको नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं जरा इसके थर्ड पार्ट पे, पैलेट के, जिसका नाम है टीथ। ओके बेटा, तो टीथ सबसे पहले कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट ऑन अपर जॉ, अपर एंड लोअर जॉ। कहां प्रेजेंट होते हैं? अपर एंड लोअर जॉ। आप देख सकते हैं कि जॉ में टीथ क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो देख यहाँ पे आगे चलते हैं। अब जॉ में प्रेजेंट है टीथ, और इनका ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन जो होता है बेटा वो क्या होता है? एक्टोमीजोडर्मल, मतलब कुछ पार्ट इसका एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होगा और कुछ पार्ट मीजोडर्म से ओरिजिनेट होगा, ठीक है। देखते हैं जरा। अब हम लोग चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर जरा देखते हैं कैसा है। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्चुअली हमारा टीथ जो होता है वो बोन के अंदर अटैच रहता है। तो देखते हैं जरा किस तरीके से बोन के अंदर अटैच होता है टीथ। तो सबसे पहले टीथ को हमने स्ट्रक्चर बनाया थोड़ा सा, तो देख सकते हैं आप कि ये टीथ है। ये जो आपको दिख रही है ये है एल्वियोलर बोन। कौन सी बोन है? एल्वियोलर बोन। इसके बाद इस बोन में हमारे टीथ जो होते हैं वो फिक्स रहते हैं। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है रेड वाला, ये क्या है? गम। ये गम है आपका, ठीक है। गम्स जो आप देखते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट जरा देखें हम लोग कि किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है स्ट्रक्चर इसका। कौन कौन सा जरा देखते हैं 3 पार्ट। सबसे पहले आता है क्राउन। सबसे पहला पार्ट बेटा क्या आता है? क्राउन। ये जो आपको ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है जो गम से ऊपर है उसे हम बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन। यानी कि एक्सपोज्ड पार्ट जो है, एक्सपोज्ड पार्ट आउटसाइड द गम, आउटसाइड गम, मतलब गम के जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम क्या बोल रहे हैं? क्राउन। इसका सेकेंड नंबर क्या आता है इसका? नेक। इनसाइड द गम, इनसाइड द गम के जो अंदर है, यानी कि ये जो पार्ट दिख रहा है इतना छोटा सा पार्ट, इसे हम लोग नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक। और ये फिर नीचे वाला जितना भी पार्ट है नेक के नीचे, यहां से लेकर के और यहां तक,
इसे हम बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं बेटा? रूट। तो लास्ट पार्ट क्या आता है? लास्ट पार्ट है रूट। रूट क्या कहां पे होता है? इनसाइड जॉ सॉकेट बोन। जॉ सॉकेट बोन मतलब ब्रैकेट में एल्वियोलर बोन। एल्वियोलर बोन मतलब हमारा जो टीथ है बेटा वो क्या होगा? इस बोन के अंदर जो रूट पार्ट है वो कहां प्रेजेंट होगा? बोन के अंदर। आप देख सकते हैं ये पूरी एल्वियोलर बोन है, इसके अंदर टीथ प्रेजेंट होगा। नेक किसको बोलते हैं? जो गम के अंदर टीथ है, मतलब इतना पार्ट गम के अंदर, और उसके ऊपर जितना आपको दिखता है वो सारा का सारा पार्ट क्या है? क्राउन। तो सबसे पहले इसमें ऊपर वाला पार्ट, सबसे क्राउन जो होता है वो एक सब्सटेंस से कवर्ड रहता है जिससे बोलते हैं हम लोग इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। अब ये इनेमल क्या होता है देखते हैं जरा। ये जो क्राउन पार्ट है इसके ऊपर इस तरीके से कुछ कवर्ड रहता है, ठीक है, इस तरीके से कवर्ड है। और इनेमल जो है बेटा वो हार्डेस्ट सब्सटेंस इन एनिमल वर्ल्ड है। एनिमल वर्ल्ड बात समझ लो। हार्डेस्ट सब्सटेंस सबसे ज्यादा टफ है जो हमारे टीथ के ऊपर क्या होता है? कवरिंग होता है इनेमल का। अब एक्चुअल में ये सब्सटेंस है, इसका मतलब क्या हुआ? नॉन लिविंग पार्ट हुआ, है कि नहीं? सब्सटेंस है मतलब सिक्रेटरी मटेरियल होगा तो पक्का नॉन लिविंग पार्ट होगा। तो इनेमल जो होता है वो क्राउन के ऊपर कवर्ड रहता है, ठीक है। अब ये हाँ कवर्ड क्राउन को क्या करता है? कवर कर देता है। अब इसका एक्चुअली फॉर्मेशन क्या से होता है तो इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। कंपोजिशन क्या क्या होता है? तो इसमें 96% के आसपास क्या होता है बेटा? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इसके बाद लगभग 3% आपको वाटर मिलेगा H2O, और 1% के आसपास आपको देखने को मिलेगा प्रोटीन। 1% क्या मिलेगा बेटा? प्रोटीन। और ये प्रोटीन कौन कौन सी होंगी? एनामेलिन प्रोटीन, और दूसरी मिलेगी आपको एमिलोगेनिन, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज एनामेलिन और सेकेंड प्रोटीन का नाम है एमिलोगेनिन। तो ये दोनों प्रोटीन होती हैं। अब इनेमल का एक्चुअली में सिक्रीशन कौन करता है? तो इनेमल सिक्रीट बाय इनेमल किसके थ्रू सिक्रीट होता है? सिक्रीटेड बाय, क्योंकि सिक्रेटरी सब्सटेंस है वहां पे स्ट्रक्चर लिखा है, तो सिक्रेटेड बाय एमाइलोब्लास्ट सेल। कौन सी सेल होती है? एमाइलोब्लास्ट सेल्स। एमिलोब्लास्ट सेल्स होती है जो इनेमल को सिक्रीट करती है। ओके, देन आफ्टर अब क्या होता है कि ये एक्चुअली ओरिजिन इसका और देख लेते हैं। यहाँ पे इसका ओरिजिन क्या है? ओरिजिन अगर देखें तो ये एक्टोडर्मल ओरिजिन, एक्टोडर्मल। आपने टीथ में देखा था यहाँ पे, इसका ओरिजिन क्या था? एक्टोमीजोडर्मल था। तो मतलब इनेमल जो होगा वो एक्टोडर्मल होगा, बाकी पार्ट जो होगा वो क्या होगा? मीजोडर्मल, ठीक है। तो ये आपने इनेमल पहला पार्ट पढ़ा। इनेमल जो होता है वो कवरिंग है क्राउन की। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये क्या है? इनेमल, ठीक है। ये क्या है? इनेमल। इनेमल आप देख रहे हैं जो क्राउन को कवर कर रहा है। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन एनिमल वर्ल्ड है। इसके बाद कवर्ड क्राउन, कंपोजिशन 96% कैल्शियम फॉस्फेट, कुछ फ्लोराइड भी होता है इसमें। इसके बाद 3% H2O, 1% प्रोटीन में एनामेलिन और एमिलोगेनिन। इसके बाद सिक्रीटेड कहां से होता है? एमिलोब्लास्ट सेल से, और एक्टोडर्मल ओरिजिन है। नोट करें। अब सेकेंड नंबर हम देखेंगे इसमें पल्प कैविटी। सेकेंड नंबर क्या देखेंगे? पल्प कैविटी। पल्प कैविटी। अब अगर हम टीथ को देखें तो कुछ इस तरीके से यहां पे हम देखेंगे डायग्राम। इस तरीके से दोनों तरफ क्या होता है? एक फोरामेन होल होता है जिसे हम बोलते हैं एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन।
क्या बोलते हैं बेटा, एपिकल फोरामेन। अब क्या होता है, ये पोर क्यों होता है अभी बता रहे हैं आपको। इसके बाद ये जो यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, इस तरीके का। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा किनारे वाला एरिया, तो यहाँ पे ये जो किनारे वाला एरिया है जो इस पूरे पार्ट को कवर करता है, यहाँ पे पेरियोडोंटल लिगामेंट, क्या बोलते हैं, पेरियोडोंटल लिगामेंट। अब यहाँ पे जो पल्प कैविटी आप देख रहे हो, ये दिस इज अ पल्प कैविटी, ये जो दिख रहा है ये पार्ट, इसको हम लोग पल्प कैविटी बोलते हैं, पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में इस एपिकल फोरामेन से कुछ ब्लड वेसल्स अंदर जाती हैं, कुछ क्या होती है, ब्लड वेसल्स अंदर जाती हैं, और कुछ यहीं से अंदर नर्व्स जाती है ना, कुछ नर्व्स जाती हैं और कुछ ब्लड वेसल्स। एपिकल फोरामेन से क्या जाती है, ब्लड वेसल्स प्लस नर्व्स अंदर जाती हैं। कहाँ, पल्प कैविटी में। तो सबसे पहला पल्प कैविटी जो है ओडोंटोब्लास्ट सेल होती है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। अब ओडोंटोब्लास्ट सेल्स क्या करती है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये सिक्रीट होता है ओडोंटोब्लास्ट के थ्रू, ये जो पार्ट देख रहे हो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटाइन। क्या बोलते हैं, डेंटाइन। तो ये डेंटाइन जो होता है वो सीमेंट जैसा सब्सटेंस होता है। ओडोंटोब्लास्ट क्या करती है, सिक्रीट डेंटाइन। क्या सिक्रीट करती है बेटा, डेंटाइन सिक्रीट करती है। और ये क्या करता है, कवर पल्प कैविटी फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पल्प कैविटी को यहां से लेकर के, और ये देखो चारों तरफ से कवर कर रहा है किसको, पल्प कैविटी को, ये पल्प कैविटी है। और यहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व्स जाती है। क्यों, आपने देखा होगा कि जब अपने दांत में कीड़ा लग जाता है, कीड़ा ज्यादा मीठा खाते हैं, चॉकलेट खाकर आप में सो गए है ना, फिर कीड़ा लग गया, कुछ लोग खाते हैं, ध्यान दे बराबर, रात में खा के ब्रश करके ही सोए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि खा लिए और सो गए, पानी भी नहीं पिए, तो बेटा कीड़ा लगने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो क्या होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, कीड़ा इन द सेंस बैक्टीरिया है ना, कोई और कीड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे बैक्टीरिया बेटा क्या होगा, इसको क्या करता है, बहुत ज्यादा इसमें होल कर देते हैं, जिससे क्या होता है ये एनामल और डेंटाइन जो होते हैं उसमें पोर हो जाते हैं, जिससे वो पल्प कैविटी तक पहुंच जाते हैं। और पल्प कैविटी में बड़ी ब्लड वेसल्स है और नर्व्स है, तो फिर क्या होगा, आपको पेन फील होगा, कुछ भी खाएंगे फूड उसके अंदर छेद के थ्रू यहाँ जाएगा, यहाँ पल्प कैविटी और पेन होगा, फिर उसके बाद आपको गर्म ठंडा लगेगा, है ना, वो टूथपेस्ट वाला, आपके दांत टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं, है ना। तो कुल मिला के आप अपने दांतों की सुरक्षा करें। तो पल्प कैविटी क्या होती है, लिविंग होती है। ये पल्प कैविटी के अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है प्लस नर्व सेल होती है, और ये लिविंग होती है। मतलब लिविंग इन द सेंस आप समझ रहे हैं कि ब्लड वेसल्स और नर्व से तो लिविंग हुई, ठीक है, सेक्रेटरी सब्सटेंस नहीं है। तो पल्प कैविटी की चारों तरफ ओडोंटोब्लास्ट सेल होती है, सिक्रीट करती है डेंटाइन को, जो कवर करता है किसको, पल्प कैविटी के चारों तरफ से। एपिकल यहाँ पे फोरामेन दिख रहा है, जिससे नर्व्स और ब्लड वेसल्स अंदर जाती हैं। इसके बाद बोन्स के चारों तरफ इसको पकड़ के रखने के लिए पेरियोडोंटल लिगामेंट्स होते हैं। नोट करें, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ के टाइप्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले यहां तो हम देखेंगे टाइप्स। ए नंबर ऑफ सेट्स, मतलब ऑन द बेसिस मान सकते हैं, नंबर ऑफ सेट्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम, मतलब लाइफ में कितने बार टीथ आ सकते हैं, तो उनके नाम के अकॉर्डिंग टीथ को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। तो पहला नंबर क्या है, मोनोफायोडोंट।
मोनोफायोडोंट का मतलब क्या हुआ? वंस इन लाइफ, वंस इन लाइफ, ठीक है। पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार जो टीथ आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोनोफायोडोंट। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं ह्यूमन, जो हमारे अंदर ह्यूमन प्रीमोलर, प्रीमोलर एंड मोलर, लास्ट मोलर एंड लास्ट मोलर। देखो क्या होता है, दाढ़ जिसको बोलते हैं, दाढ़ सबसे लास्ट वाली दाढ़ जो होती है, जैसे अभी आप लोग 11th में हो तो जो 17 ईयर के, मोस्टली 17 ईयर की होते हैं, तो क्या होता है 17 ईयर तक ही लास्ट मोलर नहीं होता। आप लोग के कितने, सिर्फ 28 दांत ही होंगे, है ना, आप काउंट करने मत लग जाना। तो ह्यूमन प्रीमोलर मतलब प्रीमोलर भी एक ही बार आते हैं, ठीक है, और लास्ट मोलर भी एक ही बार आता है लाइफ में, तो इस ऐसे टीथ को हम मोनोफायोडोंट बोलते हैं। दूसरे नंबर पे जो 2 बार आते हैं इनको बोलते हैं हम लोग डाईफायोडोंट, डाईफायोडोंट। डाईफायोडोंट में क्या होता है? ट्वाइस इन लाइफ, ट्वाइस इन लाइफ मतलब जिंदगी में, जीवन में 2 बार आते हैं ये दांत। तो इसमें एग्जाम्पल है ह्यूमन, ह्यूमन हो गया, मंकी हो गया, ठीक है, एप्स, इस तरीके से इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ह्यूमन में बाकी आप इंसीजर्स की बात करें, कैनाइन्स की बात करें, ये सब 2 बार आते हैं। जो सामने दिख रहे हैं आपके दांत, ही जिससे हंसते हो आप, है ना, जिससे पता लगता है आपके दांत, सामने वाला ऑब्जर्व करता है भाई दांत गंदे होते हैं, तो वही वाले दांत जो होते हैं वो 2 बार आते हैं। तो ट्वाइस इन लाइफ। इसके बाद थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर है पॉलीफायोडोंट। पॉलीफायोडोंट ये यार बढ़िया है ना, बुढ़ापे में टेंशन ही नहीं होता इसमें। पॉलीफायोडोंट का मतलब क्या होता है? मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स इन लाइफ। तो यार क्या होता है, बहुत बार आ रहा है, बुढ़ापे में दांत टूटने का टेंशन नहीं होता, दांत चले भी गए तो फिर से आ जाएंगे, है ना, मुस्कुराने में अच्छा लगता है, दांत के बिना तो आप अच्छे नहीं लगेंगे। तो पॉलीफायोडोंट का मतलब क्या है? मैनी टाइम्स इन लाइफ, मतलब एक बार टूटे आ गए, दोबारा टूटे फिर आ गए, तीसरी बार टूटे फिर आ गए, चौथी बार टूटे फिर आ गए। तो मोनोफायोड मैनी टाइम्स इन लाइफ मतलब एग्जाम्पल इसमें क्या है? फिशेस एंड एम्फीबियन, फिशेस एंड एम्फीबियन, उनमें क्या होता है लाइफ टाइम में कई बार दांत आते हैं। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरिंग सेट्स, ऑन नंबर ऑफ सेट्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम कितने बार आते हैं, तो इस तरीके से कई बार आते हैं। तो इसके बाद आगे चलते हैं, नोट करें। दूसरा है शेप ऑफ टीथ। शेप ऑफ टीथ के अकॉर्डिंग, मतलब टीथ का शेप जो होता है उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप के टीथ हो सकते हैं। तो देखते हैं जरा। सबसे पहला शेप मतलब जब सारे सिमिलर हो सकते हैं या सारे डिसिमिलर हो सकते हैं, है ना, बस इतना ही हो सकता है, या तो सारे सिमिलर होंगे या सारे डिसिमिलर होंगे। तो सबसे पहले सिमिलर की बात करें तो होमोडोंट। होमोडोंट, होमोडोंट का मतलब क्या हुआ? सारे के सारे टीथ सिमिलर है, मतलब सिमिलर शेप है उनका, सिमिलर शेप। सिमिलर शेप जिनका है वो क्या है एग्जाम्पल उनका? फिशेस एंड एम्फीबियन, फिशेस एंड एम्फीबियन। फिशेस और एम्फीबियन में क्या होंगे? होमोडोंट। दूसरा नंबर क्या है? सेकेंड नंबर क्या है भाई? अब अलग अलग है तो इससे क्या बोलते हैं हम लोग? हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मतलब क्या होता है? डिफरेंट इन शेप, डिफरेंट इन शेप, डिफरेंट शेप, डिफरेंट शेप। अब डिफरेंट शेप के होंगे तो कौन कौन से शेप के होंगे जरा देख लेते हैं। ये किसमें होते हैं? एग्जाम्पल में इसका क्या है? ह्यूमन हो गया, मंकी, ठीक है, एप्स, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें जो होगा वो कैसा होगा? हेट्रोडेंटेशन होगा, मतलब डिफरेंट इन शेप के होंगे। अब कौन कौन से शेप के होंगे जरा देखते हैं। तो यहां पे हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा आएगा जो फर्स्ट नंबर शेप है, मतलब ये हेट्रोडोंट का ही पार्ट है, आप वहां भी बना सकते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट डेंटिशन में सबसे पहला आएगा बेटा इंसीजर्स, इंसीजर्स, ठीक है। इंसीजर्स जो होते हैं
ये इनका काम क्या होता है? इंसीजर्स आप देख रहे हैं, जो सामने के दांत दिख रहे हैं आपको, ये इंसीजर्स होते हैं। इंसीजर्स सबसे पहले तो ये लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग होते हैं। इनका काम क्या होता है? कटिंग, कटिंग कामा बाइटिंग, कटिंग और बाइटिंग का इनका काम होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें आप एलिफेंट के जो ऐसे बाहर निकले रहते हैं, यहाँ पर जो आके आपने देखा होगा इस तरीके से बड़े बड़े हाथी के दांत निकले रहते हैं, तो वो जो बेटा होते हैं वो एलिफेंट टस्क यही होते हैं। एलिफेंट के जो टस्क हैं वो बेटा यही होते हैं, क्या? इंसीजर्स। इसके बाद अब आते हैं दूसरे, जो यानी कि सामने वाले के साइड में जो होते हैं, जो सामने वाले टीथ होते हैं उनके साइड में जो टीथ होते हैं, जिनका एज अपर पार्ट जो होता है वो साफ होता है थोड़ा सा, तो उनको हम लोग बोलते हैं, सेकेंड नंबर क्या है? कैनाइंस। कैनाइंस ये कैसे होते हैं बेटा? साफ होते हैं, साफ, ठीक है। इसके बाद इनमें इनका काम क्या है बेटा? टीयरिंग, टीयरिंग एंड सियरिंग कामा सियरिंग। टीयरिंग एंड सियरिंग का मतलब क्या हुआ? ये इनका काम है चीरना और फाड़ना, ठीक है। अब ये चीरना और फाड़ने का काम तो सिंपल सी बात है, मोस्टली आपको दिखने को कहाँ मिलेगा? इन कार्निवोर्स, कार्निवोर्स में आपको देखने को मिलेगा। कार्निवोर्स जो होते हैं वो कच्चा मांस खाते हैं, यानी कि रॉ फ्लैश, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है? ये बहुत ज्यादा काम करते हैं, उनमें काफी ज्यादा डेवलप दिखेंगे, ठीक है। हार्बीवोर्स में इनका कोई काम नहीं है, तो ये absent in रैबिट में absent होते हैं, रैबिट में absent होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इस बात को, ठीक है ना। इसके बाद दो हो गए, इसके बाद तीसरा और चौथा यहां लिख देते हैं। तो तीसरा यहां लिख देते हैं, थर्ड। ये पहला टाइप था, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, ये थर्ड टाइप है। इंसीजर्स और कैनाइन्स। इसके बाद आता है प्रीमोलर, प्रीमोलर, और चौथा टाइप आता है मोलर, मोलर। इन दोनों का काम क्या होता है? ये इनका जो अपर सरफेस होता है वो ब्रॉड होता है, यानी कि ब्रॉड बेस। कैसा होता है? ब्रॉड बेस। बेस जो होगा इनका ब्रॉड होता है, यानी कि जो जहाँ पे खाना मैस्टिकेट होता है वहाँ पे इनका ब्रॉड होता है। इनका काम क्या होता है? केवल ग्राइंडिंग। ये किसका काम करते हैं बेटा? ग्राइंडिंग का। ग्राइंडिंग मतलब जो खाना होता है वो पीसते हैं, मतलब पतला करते हैं। हम लोग काटते हैं और बाइटिंग, टीयरिंग कैनाइन्स एंड सीजर से करते हैं। अब उसको पतला करना है, बहुत ज्यादा थिन करना है, तो क्या करेंगे? हम लोग ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे उनको। तो प्री मोलर और मोलर उसको क्या करते हैं? पीसे। ये जो होते हैं बेटा, जो आपका प्री मोलर होता है वो ट्रायंगुलर दिखते हैं, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर। और बेटा जो मोलर होते हैं वो होते हैं रेक्टेंगुलर शेप के, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर। ओके। अब यहाँ पे प्रीमोलर और मोलर का सिर्फ काम क्या है? ग्राइंडिंग। इन्हें हम चीक टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि ये चीक में प्रेजेंट होते हैं, चीक के साथ पास में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? चीक टीथ, चीक टीथ। ओके। प्रीमोलर और मोलर को नोट करें। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला। दांतों का एक सूत्र होता है, फॉर्मूला मतलब सूत्र, है ना। तो क्या होता है ये जरा देखते हैं। नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ इन हाफ अपर जो बाय number of teeth, same number of teeth in half lower jaw। ओके। तो ये फॉर्मूला है, जरा देखते हैं अब इस पे किस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं टीथ को। तो देखते हैं जरा। सबसे पहले हम लोग एडल्ट का देखेंगे, एडल्ट में किस तरीके का डेंटल फॉर्मूला होता है। बहुत बार पूछा गया है चिल्ड्रन का, जो ये डेंटल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ध्यान देंगे इसको। अब हम लोग क्या करते हैं? हाफ जॉ, मतलब जैसे ये अपर जॉ पूरा है, अपर जॉ, ये पूरा लोअर जॉ है, ठीक है, इधर से इधर तक।
तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में से उंगली रखते हैं, मतलब उंगली इन द सेंस आधे टीथ इधर के सिर्फ ऊपर वाले लेने और आधे टीथ नीचे ले लेने, और उनका मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हमें पूरा आंसर मिल जाएगा। भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप क्या करेंगे, इसको आधे अपर जॉ के इधर वाले टीथ ले लेंगे, आधे इधर ले लेंगे, तो सेम उतने जितने इधर है उतने इधर होंगे, और नीचे वाले टीथ जॉ में जितने इधर है उतने इधर होंगे। सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, ये टीथ अगर हम अपर जॉ लोअर जॉ ले लेंगे और इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पूरे जॉ का, दोनों अपर और लोअर का पूरा होल टीथ निकल आएगा, नंबर ऑफ 2, है ना। तो देखते हैं जरा कैसे एडल्ट में कैसे इसको मेजर करते हैं, देखते हैं जरा। सबसे पहले तो इंसीजर, फिर कैनाइन्स, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर, बाय 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 बाय, तीनों चारों का अपॉन में वही है। तो अपन यहां भी इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। अब जरा देखते हैं एडल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 1 2 3, ओके, नीचे भी 2 1 2 3, मतलब कि आप देखो इंसीजर्स अपर जॉ, हाफ अपर जॉ में कितने होंगे, 2, हाफ अपर जॉ की बात कर रहा है सिर्फ, तो इंसीजर हाफ अपर जॉ में 2 होंगे, लोअर में भी हाफ में कितने होंगे, 2। कैनाइन्स हाफ अपर में कितने होंगे, 1, हाफ लोअर में कितने होंगे, 1। प्रीमोलर हाफ अपर में कितने होंगे, 2। प्रीमोलर हाफ लोअर में कितने होंगे, 2। मोलर हाफ अपर जॉ में कितने होंगे, 3, हाफ लोअर जॉ में कितने होंगे, 3। मतलब इस तरीके से इसको हम लोग काउंट करते हैं। जरा देखते हैं कितने टीथ हुए, 2 3 2 3 2 3 2 5 5 3 5 3 8, ऊपर वाले 8 और नीचे वाले 8 मिला के कितना होगा बेटा, 16। कितना हुआ, 16। अब अगर हम 16 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, हमारा हाफ अपर जॉ और हाफ लोअर जॉ का सम निकल आया 16। तो इसको हम हाफ जब निकला इधर का, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो दोनों मिला के 16 हुआ। तो सेम इधर भी होगा, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 टीथ। कितना आ जाएगा, 32। ओके, इस तरीके से हम एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला आप लोग याद रख लें, 2 1 2 3 या बाई 2 1 2 3, ठीक है। इसके बाद जरा देखते हैं आगे 17 ईयर ओल्ड बेबी, 17 ईयर ओल्ड का देखते हैं। 17 ईयर ओल्ड, 17 साल कोई जैसे आप लोग हैं, है ना, उनमें सेम किस तरीके का फॉर्मूला, वही IC PM और M रखेंगे। तो क्या होता है, 2 1 2 2 बाई 2 1 2 2। अब यहां पे अगर हम कैलकुलेट करें, मतलब इंसीजर 2 अपर जॉ में, 2 लोअर जॉ में, कैनाइन्स 1 1, प्रीमोलर 2 2 और मोलर 2 2, 3 3 नहीं है। मतलब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 3 3 2 3 2 5 5 5 2 7 और 7 नीचे, तो कितना हो गया, 14। 14 मल्टीप्लाई 2 मतलब कितना आया, 28। यानी कि अभी आपको के पास कितने टीथ है, 28, है ना, जो 17 ईयर के अप्रोक्सीमेट है। तो 17। अब क्या होता है एब्सेंट कौन कौन से, तो यहां पे अगर हम देखें तो क्या होगा, लास्ट मोलर एब्सेंट, ठीक है। लास्ट मोलर जो है वो बेटा क्या है, एब्सेंट है। लास्ट मोलर आप देख रहे हो, लास्ट थर्ड मोलर जो है वो एब्सेंट है। कितने टीथ एब्सेंट है, 4। एक हाफ अपर जॉ में ऊपर, एक हाफ अपर जॉ में ऊपर इस तरफ, एक लोअर जॉ में, यानी कि 2 लोअर जॉ में और 2 अपर जॉ में क्या है, एब्सेंट है। तो 4 जोड़ देंगे तो 32 आ जाएगा कंफर्म। तो लास्ट मोलर टीथ क्या है यहाँ पे, एब्सेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। विजडम टीथ, लास्ट जो अपर जो होती है, लास्ट जो मोलर होते हैं उन्हें हम विजडम टीथ बोलते हैं। विजडम टीथ या अक्लदार, है ना। ऐसा नहीं कि ये मतलब दांत नहीं आएंगे तो अक्ल नहीं आएगी आपको, जब तक आपको अकल आएगी, मतलब जब तक आपको टीथ आएंगे ये लास्ट मोलर तब आपको अकल आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। ये सिर्फ इसलिए बोला गया है कि कहीं ना कहीं आप
17 के ऊपर हो जाते हैं, 18 या 18 प्लस, ठीक है, तो उस समय तक आप वोट राइट्स आपके पास होता है, तो उसी हिसाब से आप बुद्धिमान हो गए, मतलब वोट देने लगे तो आप बुद्धिमान हो गए, ऐसे ही कुछ समझ सकते हैं। तो इस तरीके से 17 ईयर ओल्ड का लास्ट विजडम टीथ। अब आते हैं नेक्स्ट चाइल्ड का, यानी कि चिल्ड्रन का जो होगा वो क्या होगा देखते हैं जरा। इनका जो डेंटल फॉर्मूला होता है 2102, ठीक है, 2102, यानी कि 2102 मतलब कितना हुआ, यहाँ पे टोटल 10 हुआ, 10 मल्टीप्लाई 2 मतलब कितना हुआ, 20 टीथ हुआ चिल्ड्रन। अब यहाँ पे जो एब्सेंट है, एब्सेंट क्या है बेटा, यहाँ पे पहली चीज तो आपका प्रीमोलर एब्सेंट है, और यहाँ पे क्या एब्सेंट है, लास्ट मोलर, ठीक है। तो इस तरीके से डेंटल फॉर्मूला आपने समझ लिया कि एडल्ट का 2123, फिर इसके बाद 17 ईयर 2122, इसके बाद चिल्ड्रन का क्या है 2102। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये डेंटल फॉर्मूला हो गया। आप इसको नोट कर लें। अब एक और टाइप देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टीथ में। अगला नंबर है पोजीशन ऑफ टीथ, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ टीथ। तो इसमें सबसे पहला आता है बेटा, क्या आता है, थीकोडोंट टीथ होते हैं, यानी कि कहाँ, अटैच्ड विथ जॉ सॉकेट बोन। आप देखोगे कि जो थीकोडोंट टाइप के टीथ होते हैं वो जॉ सॉकेट बोन में फिक्स हो जाते हैं, मतलब बोन होती है उसके अंदर एक ऐसे खोखली जगह होती है, सॉकेट होता है जिसमें फिक्स रहते हैं, कुछ इस तरीके से फिक्स रहते हैं। तो ऐसे टीथ को हम लोग थीकोडोंट बोलते हैं। कि ह्यूमन बींग्स में क्या है, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स में थीकोडोंट है, ह्यूमन बींग्स में थीकोडोंट कहाँ, क्रोकोडाइल में, किसमें बेटा, क्रोकोडाइल में थीकोडोंट मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है, सेकेंड नंबर है एक्रोडोंट में किस तरीके से टीथ होते हैं। एक्रोडोंट में आपको मिलेंगे क्या, टर्मिनल सरफेस ऑफ जॉ के टर्मिनल सरफेस, यानी कि सबसे ऊपर की तरफ, यानी कि बस ऊपर ही की तरफ रखे रहते टीथ, ऐसे टीथ को हम लोग एक्रोडोंट टीथ बोलते हैं। और ये प्रेजेंट होते हैं किसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा, फिशेस एंड एम्फीबियन, फिशेस और एम्फीबियन में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फिर थर्ड नंबर आता है प्लूरोडोंट। इस टाइप के टीथ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लैटरल साइड ऑफ जॉ के लैटरल साइड, यानी कि जॉ आपका ये जॉ है तो इस तरीके से लैटरल साइड पे, ऐसे लैटरल साइड बाहर की तरफ लैटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं किसमें, एग्जांपल में रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स में नहीं है। तो इस तरीके से ये टाइप्स ऑफ टीथ हो गया। पोजीशन कहाँ है उनकी, तो इसको भी नोट कर लें। तो थर्ड पार्ट है माउथ बकल कैविटी, थर्ड पार्ट है फेरिंग्स, ठीक है। तो बेटा फेरिंग्स को अगर हम देखें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, फेरिंग्स जो होता है ये गले के पास, यानी कि पीछे की तरफ, यानी कि जो आप टंग है उसके और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे इस जगह पे फेरिंग्स होता है। और ये जो फेरिंग्स होता है वो क्या है, यहाँ पे एक्चुअली एयर और फूड दोनों एक साथ पास होते हैं। तो ये क्या है, कॉमन पासेस ऑफ फूड एंड एयर, यहां पे फूड और एयर दोनों एक साथ पास होते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये नॉस्ट्रिल्स है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। इसके बाद ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये अब आप देखेंगे, हमने आपको पिछले डायग्राम में आपको बताया था कि ये पूरा इतना पार्ट जिसमें हम डॉटेड बना रहे हैं, ये पूरा पार्ट फेरिंग्स है।
ये डॉटेड वाला पार्ट क्या है? फेरिंग्स है। अब इसमें जहां पे इंटरनल लेयर्स, यानी कि जहां पे इंटरनल लेयर्स ओपन हो रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नासोफेरिंग्स। मतलब फेरिंग्स में कितने पार्ट होते हैं बेटा? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट जरा देखते हैं। सबसे पहला है नासोफेरिंग्स। सबसे पहला क्या है बेटा? नासोफेरिंग्स, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। और तीसरा क्या है? तीसरा है आपका लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। तो हम देखें जहां पे इंटरनल लेयर्स ओपन हो रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? नासोफेरिंग्स। देखो ये नोज इंटरनल नॉस्ट्रल्स जो है यहाँ पे ओपन हो रहा है यूवला के पास। यूवला जो कि क्या करता है, जैसे ही फूड होता है तो अपर यानी कि इंटरनल लेयर्स के अंदर में जाए उसको कवर कर लेता है। उसी तरीके से ये जो ओपनिंग होती है उसे हम नासोफेरिंग्स बोलते हैं। फिर ये जो पार्ट दिख रहा है जहां पे फूड जाता है इसे हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। जो ओरल कैविटी है उसे हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, उसे हम ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। और जिस जगह ग्लॉटिस यानी कि विंड पाइप आके ओपन होता है और वहीं पे फूड पाइप ओपन होता है, यानी कि दिस प्लेस इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? लैरिंगोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। ये हमारा विंड पाइप है, हमने पहले ही आपको डायग्राम में बताया था विंड पाइप, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस बोलते हैं। और ये है हमारा फूड पाइप, और इसे हम लोग बोलते हैं गलेट, है ना? फूड पाइप या गलेट। इसके बाद विंड पाइप के ऊपर एक कवरिंग होती है जो खाना जब सोलो करते हैं बेटा, जब हम लोग निकलते हैं खाना सोलो मतलब फूड सोलो करते हैं तो क्या होता है कि उस टाइम जब फूड जाता है तो गलती से विंड पाइप में चला जाए, इसीलिए इसके ऊपर एक लेग लाइक कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। तो ये आगे आप पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं फेरिंग्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। अब नासोफेरिंग्स में हम लोग देखेंगे ओपनिंग ऑफ, इसमें क्या क्या ओपन होता है? ओपनिंग ऑफ इंटरनल लेयर्स, नेयर्स या नॉस्ट्रिल्स बात एक ही है। और यहीं पे बेटा ओपन होती है आगे ओपनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। ये यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है बेटा ये डायरेक्ट मिडिल ईयर में ओपन होती है, प्रेशर मेंटेन करती है मिडिल ईयर का, ठीक है ना? ये डायरेक्ट फेरिंग्स से, नासोफेरिंग्स से और कहाँ जाती है? मिडिल ईयर में, और मिडिल ईयर का प्रेशर मेंटेन करती है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड लाइंड बाई, ये किससे लाइंड होती है? लाइंड बाई स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ciliated columnar epithelium, columnar epithelium। तो बेटा यहाँ पे कौन सी लाइनिंग होती है एपिथेलियम की? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ciliated columnar epithelium। ये सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हमने पढ़ा दिया है पहले ही। किसमें पढ़ाया आपको हमने? स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। इसके बाद आता है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स में ओपनिंग ऑफ ओरल कैविटी, यहाँ पे क्या होता है? ओपनिंग ऑफ ओरल कैविटी, यानी कि जहां से फूड जाता है, माउथ के थ्रू फूड जाता है। ये ओरल कैविटी है ना, यहाँ ये माउथ है, माउथ के थ्रू ये फूड जा रहा है, यहाँ से एयर जाती है, ठीक है? तो जहां से एयर जा रही है नासोफेरिंग्स, जहां से फूड जा रहा है वो क्या है? ओरोफेरिंग्स, यानी कि ओपनिंग ऑफ ओरल कैविटी। ये किसके थ्रू लाइन होती है? तो ये होती है नॉन केराटिनाइज्ड, आप समझ रहे हो, जिसमें केराटिन कवर्ड नहीं है। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस epithelium, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस epithelium।
एपिथेलियम, ये इससे प्रेजेंट होती है। इसको हम लोग शॉर्टकट में एन के नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम लिख सकते हैं। अब चलते हैं लैरिंगोफेरिंक्स। इसमें क्या होता है, 2 ओपनिंग होती है, यानी कि 2 ओपनिंग, इसमें 2 ओपनिंग होती है। उन 2 ओपनिंग को जरा देखिए कौन कौन सी। एक बेटा गलेट और दूसरा होता है ग्लॉटिस। क्या होता है, एक गलेट और दूसरा ग्लॉटिस। गलेट आप जानते हैं फूड पाइप है और ग्लॉटिस क्या है, विंड पाइप। तो गलेट और ग्लॉटिस को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी दोनों जगह क्या होता है, कौन सी एपिथेलियम होती है, NKSSE, है ना, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इस तरीके से ये नासोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स हो गए फेरिंक्स के टाइप। नोट कर लें इसको। अब यहाँ पे एक वॉल्डेयर रिंग हमको पढ़ना है, वॉल्डेयर रिंग, ठीक है। इसकी डिस्कवरी मिस्टर वॉल्डेयर ने दी थी, डिस्कवर्ड बाय वॉल्डेयर नाम के एक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी दी थी, ठीक है। तो इसीलिए वॉल्डेयर रिंग बोलते हैं। देखते जरा कैसी है रिंग और क्या क्या होता है इसमें। इस तरीके की रिंग है। तो अगर हम देखें तो ये रिंग जो दिख रही है आपको, कुछ इसमें क्या होता है कि यहाँ पे वॉल्डेयर रिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं, टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स मतलब आप जानते हो लिम्फ नोड्स। अब जहां पे एक्चुअली डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है माउथ, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिम्फ टिश्यू होते हैं, लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन प्रोन एरिया होता है। तो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए क्या होता है, बहुत सारे लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं। तो डिफरेंट लिम्फेटिक टिश्यू देखते हैं जरा। सबसे पहले यहाँ पे जो लिम्फेटिक टिश्यू आप देखेंगे इस तरीके से, जिनको हम लोग बोलते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल्स। फिर इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे और इस तरफ भी देखेंगे इस तरीके से। तो ये जो दोनों आप देख रहे हैं इस तरीके के, इनको हम लोग बोलते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। क्या बोलते हैं, ट्यूबल टॉन्सिल, ठीक है। इसके बाद फिर इसी के जस्ट नीचे जो यहाँ पे इस तरीके से कुछ इस तरीके के दूसरे कलर के आप लोग बनाएंगे इसको, ये जो है इनको हम लोग बोलते हैं पैलाटाइन टॉन्सिल, ठीक है। और यहां पे कुछ प्रेजेंट है टॉन्सिल्स, कुछ इस तरीके से। इन टॉन्सिल्स को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल। अब लिंगुअल टॉन्सिल्स को आपने देखा होगा, ये टंग के बेस पे प्रेजेंट होते हैं, ये टंग के बेस पे प्रेजेंट होते हैं, टंग बेस पे, ठीक है। इसके बाद फिर जो आपके पैलेटाइन टॉन्सिल है, ये पैलेट की एंडिंग पे होते हैं, पैलेट एंडिंग मतलब जहाँ पे पैलेट एंड होता है वहाँ पे होता है। फिर ट्यूबल टॉन्सिल आता है, तो यूस्टेशियन ट्यूब पे होता है, ये यूस्टेशियन ट्यूब पे आपको मिलेगा ट्यूबल टॉन्सिल। और फेरेंजियल टॉन्सिल कहाँ मिलेगा, इंटरनल नेयर्स के पास, इंटरनल नेयर्स के पास आपको क्या मिलेगा, फेरेंजियल टॉन्सिल्स। तो इस तरीके से ये वॉल्डेयर रिंग होती है, आप इसको नोट कर लें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फेरिंग्स के बाद 4th नंबर पे। पहला हमारा माउथ हो गया, इसके बाद बक्टल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट ओसोफेगस पे, ओसोफेगस, ठीक है, जिसे हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप या ओसोफेगस। तो इसके बारे में देखते हैं जरा। तो अगर हम देखें इसको, तो सबसे पहले तो क्या है कि ये क्या करती, कन्वे फूड फ्रॉम pharynx into स्टमक मतलब कि फूड को फेरिंक्स से और स्टमक तक ले जाती है कौन, ओसोफेगस। ओसोफेगस ये एक्चुअली
लॉन्ग थिन ट्यूब होती है। लॉन्ग का मतलब थिन ट्यूब कितना, 22 से 25 सेंटीमीटर, यानी कि 20 to 25 सेंटीमीटर। और फिर ह्यूमन की हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, हाइट का ना तो भी इतनी थोड़ी होगी हाइट के अकॉर्डिंग। तो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं जरा किस तरीके से ये होती है। यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं इसका, इस तरीके से। कुछ इस तरीके से स्टमक, ये हमारा स्टमक है, स्टमक, और ये ओसोफेगस दिख रहा है, ओसोफेगस। अब यहाँ पे आपका फेरिंक्स रहा होगा, यानी कि यहाँ से नीचे, इस जगह से नीचे स्टमक तक पहुँचाने के लिए जो होता है ये ओसोफेगस है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब ये जो ओसोफेगस है, यहाँ पे कुछ स्टमक में जब खुलता है जाके, तो स्टमक तक जब जाता है तो ये क्या करता है, पियर्सिंग मतलब होता है कि उसको ब्रेक करता हुआ, नहीं कि उसके अंदर से होता हुआ। पियर्सिंग डायाफ्राम। एक्चुअली क्या होता है, जब हम स्टमक में जाते हैं तो ये जो चेस्ट कैविटी होती है उसके जस्ट नीचे एक मसल्स की लेयर होती है, ठीक है ना, उसे हम लोग डायाफ्राम बोलते हैं। तो ये क्या करता है, उसको पियर्स करता है, यानी कि उसके अंदर से होते हुए जाता है स्टमक में। तो ये इस तरीके से पियर्सिंग डायाफ्राम एंड रीच इनटू स्टमक में पहुंचता है उसको चीरते हुए। अब स्टमक की जो अपर ओपनिंग है, ओसोफेगस की अपर ओपनिंग और लोअर ओपनिंग, यानी कि ओसोफेगस के पास कितनी ओपनिंग होती है, ओसोफेगस के पास 2 ओपनिंग है, ठीक है, 2 ओपनिंग। फर्स्ट ओपनिंग जो होता है, यानी कि अपर ओपनिंग जो फेरिंग्स में ओपन हो रही है, कहाँ ओपन हो रही है, फेरिंग्स से स्टमक तक जा रहा है ना, तो ऊपर फेरिंग्स में जो ओपन होगी, जो फेरिंग्स में ओपन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, गलेट, ठीक है, गलेट बोलेंगे। और जो नीचे यानी कि ओसोफेगस लोअर ओपनिंग है, लोअर ओपनिंग, और ये लोअर ओपनिंग जो है ये गार्डेड बाय GUARD, गार्डेड बाय स्फिंक्टर से क्या होती है, गार्ड रहती है, स्फिंक्टर या वॉल्व के थ्रू गार्ड रहती है। और इस स्फिंक्टर क्या होता है, मसल्स के बने होते हैं। किसके बेटा, मसल्स के। कौन सी मसल्स यहाँ पे होती है, सर्कुलर मसल्स के थ्रू बने होते हैं। ये जो आप देख रहे हो, जब फूड यहाँ जाता है, यहाँ से इस तरीके से ऐसे स्टमक में पहुँचता है, तो यहाँ पे क्या होता है, गार्ड लगा रहता है, इस तरीके से गार्ड होता है, जो एक वॉल्व बोलते हैं, स्फिंक्टर बोलते हैं। तो ये इस स्फिंक्टर को हम लोग बोलते हैं, ये स्फिंक्टर क्या बोलते हैं इसको, इस स्फिंक्टर को हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं इसको। तो ये स्फिंक्टर क्या होता है, कार्डियक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्ट के पास में होता है और कार्डियक स्टमक में ओपन होता है जाके, कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। अब ये क्या करता है, एक्चुअली यहाँ प्रेजेंट होता है, तो क्या करता है, जैसे अपन उल्टे खड़े होते हैं, है ना, मान लो उल्टे खड़े हो जाए, सर नीचे पैर ऊपर, फिर क्या होगा, है ना, फिर होगा ये कि अगर बाई चांस ये ना होता तो क्या होता, स्टमक का जितना भी फूड है वो सब माउथ में आ जाता, है ना। तो प्रिवेंट बैक फ्लो, ये क्या करेगा, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम stomach to ओसोफेगस। ये क्या करता है कि ओसोफेगस, है ना, ओसोफेगस में फूड को आने से रोकता है।
ठीक है। तो कार्डियक स्फिंक्टर की प्रिवेंट बैक फ्लो, फूड एक बार अगर स्टमक में चला गया तो वापस किसमें नहीं आएगा, ओसोफेगस में। लेकिन कभी कभी वॉमिटिंग होती है या कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनमें जैसे मिल्क पीने के बाद थोड़ा सा पेट दब गया तो तुरंत माउथ में मिल्क आ जाता है, तो उनमें लेस डेवलप्ड होता है। चिल्ड्रन में ये क्या होता है, लेस डेवलप्ड होता है, लेस डेवलप्ड इन चिल्ड्रन, एक्चुअल में इसकी बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन में लेस डेवलप होता है, ठीक है। और दूसरी बात इस कार्डियक स्पेक्ट्रा की क्या है, ये पूरा कार्डियक स्पेक्ट्रा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेस डेवलप इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में डेवलप होगा। और हमारी बॉडी में भी क्या होता है, कभी कभी वॉमिटिंग होती है या इनडाइजेशन हो जाता है, तो क्या होता है कि नॉट ट्रू स्पेक्ट्रा, नॉट ट्रू वॉल, ये ट्रू वॉल नहीं है, नॉट ट्रू वॉल। मतलब ट्रू वॉल वो होता है जो एक बार अगर चीज कोई भी फूड या कोई कुछ भी उधर पार हो गया, यानी कि उसको क्रॉस कर गया, तो वापस बैक फ्लो नहीं होने देगा। क्या नहीं होने देगा, बैक फ्लो। लेकिन कभी कभी यहां से बैक फ्लो होता है इंडाइजेशन की वजह से, वॉमिटिंग होती है, तो ये ट्रू स्पेक्टर है। नॉर्मल केसेस में ये फूड को बैक फ्लो से होने से रोकेगा, लेकिन अगर इंडाइजेशन हो जाता है तो ये फूड को बाहर भी ला सकता है। तो ये नॉट ट्रू वॉल नहीं है, ट्रू वॉल नहीं है। ट्रू वॉल वो होते हैं जो एक बार फूड क्रॉस हो गया फिर वापस आ नहीं सकता किसी भी केस में। तो इस तरीके से तो आप इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग इसका हिस्टोलॉजी थोड़ा सा देख लेते हैं, हिस्टोलॉजी ओसोफेगस का। इंटेस्टाइन का तो हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, ओसोफेगस का देख लेते हैं हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी अगर हम देखें तो सबसे पहले तो इसके बाहर आउटर लेयर जो होती है, आउटर लेयर जो सबसे पहले आउटर लेयर होगी वहां पे टोनिका एडवेंटिसिया प्रेजेंट होती है, एडवेंटिसिया प्रेजेंट होती है, ठीक है। एडवेंटिसिया क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्रेजेंट। अरे इसके बाद यहाँ पे सिरोसा जो होती है, सिरोसा लेयर जो सबसे बाहर की लेयर होती है जो नॉर्मली पूरे इंटेस्टाइन में पाई जाती है, तो यहाँ पे टोनिका एडवेंटिसिया प्रेजेंट है, सिरोसा लेकिन क्या है, एब्सेंट होती है, सिरोसा लेयर। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसकी हिस्टोलॉजी, इंटेस्टाइन की तो हम देख लेंगे। तो आउटर लेयर जो है वो टोनिका एडवेंटिसिया प्रेजेंट है और सिरोसा यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। फिर इसके नीचे आता है सेकेंड नंबर मस्कुलरिस लेयर, मस्कुलरिस लेयर, यानी कि अगर हम सबसे बाहर की बात करें तो ये टोनिका एडवेंटिसिया है। इसके बाद इसके नीचे वाली की बात करेंगे तो ये क्या है, मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर में क्या होता है बेटा, इसमें एक्चुअल में अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्ट में अलग अलग मसल्स होती हैं। तो सबसे पहले 1/3 पार्ट जो होता है अपर ऊपर की तरफ से चलते हैं, अपर 1/3 मतलब ये इतना पार्ट, लगभग इतना पार्ट जो है अपर 1/3 पार्ट जो होती है वहां पे स्केलेटल मसल्स का बना होता है। स्केलेटल मसल्स मतलब ये हमारे इच्छा से काम करता है। मतलब आप जब फूड इंगल्फ करते हो तो आपको बस थोड़ा सा फील होता है कि फूड यहाँ तक गया, उसके बाद फूड यहाँ चला जा रहा है, स्टमक तक चला जा रहा है, आपको फील नहीं होता कि फूड अंदर चला गया, ठीक है ना। तो स्टमक स्केलेटल मसल्स होती है 1/3 पार्ट में, ठीक है। इसके बाद फिर उसके बाद जो उसके नीचे वाला 1/3 पार्ट है, ठीक है, उसके नीचे वाला जो 1/3 पार्ट है उसमें होती है स्केलेटल प्लस स्मूथ, दोनों मसल्स होती हैं यहाँ पे। स्मूथ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इनवॉलंटरी होती है। और जो सबसे लास्ट नीचे वाला पार्ट है 1/3, ये मिडिल पार्ट है, मिडिल। और ये जो 1/3 लास्ट वाला है यानी कि लोअर पार्ट जो स्टमक के पास है, लोअर पार्ट है ना, जो स्टमक के पास है नीचे वाला, इसमें केवल स्मूथ मसल्स होती हैं। क्या होती, स्मूथ मसल्स, है ना। भगवान नीलकंठ को तो जानते ही होंगे, शंकर जी को। तो क्या है कि उन्होंने जहर पिया था, है ना, नहीं पता होगा तो जान लो। तो एक्चुअल में ऐसा मतलब मानते हैं हम, ऐसा थोड़ा थिंक करते हैं इसके बारे में। उनने जहर पिया और उन्हें अपने गले में रोके रखा, तो उनका जो कंठ यानी कि ये जो मतलब गला है वो नीला पड़ गया था, है ना, यही तो हुआ था। तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं स्केलेटल मसल्स है यहाँ पे, तो क्या होता है ये हमारे कंट्रोल में होती है। लेकिन हम लोग जैसे ही पैलेट के लास्ट, सॉफ्ट पैलेट के लास्ट पार्ट को छुआ, वैसे ही फूड फिर रोक नहीं सकते,
मतलब हमारे अंदर उतनी कहाँ ताकत है, भगवान भगवान होते हैं, है ना, हम लोग थोड़ी वैसा कर सकते हैं। तो उनने यहीं पे कहीं रोका होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं हम, बट इसको कोरिलेट ना करें उससे। तो इस तरीके से मस्कुलरिस लेयर हो गई। फिर उसके और नीचे चलते हैं, थर्ड नंबर मतलब उसके और नीचे यहाँ पे, तो इस तरीके से ये लेयर है तीसरी, जिसे हम लोग बोलते हैं सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा लेयर में क्या होगा, आपको मिलेगा यहाँ पे ब्लड वेसल्स, काना नर्व्स मिलेंगी, ठीक है, और लिम्फ। यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फ मिलेंगे, ठीक है, इस लेयर में, थर्ड वाली लेयर में। और उसके बाद चौथी लेयर जो होती है, ये जो चौथी लेयर है, ये सब म्यूकोसा थी, इसे हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सब म्यूकोसा और ये है म्यूकोसा सबसे लास्ट। और फिर ये ल्यूमेन, जहां से फूड अंदर पाइप के थ्रू जा रहा होता है, फूड यहाँ से बोल स्थान में। तो थर्ड फोर्थ नंबर आता है म्यूकोसा। म्यूकोसा जो लेयर है, जो म्यूकोसा एपिथेलियम है, सॉरी म्यूकोसा एपिथेलियम, वो किससे बनी होती है, एपिथेलियम। तो यहाँ पे बनी होती है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछे जाते हैं सब कि म्यूकोसा लेयर ओसोफेगस में किससे बनी होती है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। बाकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो किससे बनी होती है, कॉलमनर म्यूकोस एपिथेलियम। किसके थ्रू, यानी कि अदर पार्ट अदर देन ओसोफेगस को छोड़ करके क्या होता है, ओसोफेगस को छोड़ करके कौन सी लेयर होगी, कॉलमनर म्यूकोसा एपिथेलियम, म्यूकोसा एपिथेलियम। बाकी जगह क्या होगा, कॉलमनर म्यूकोसा एपिथेलियम या म्यूकोसा एपिथेलियम होगा। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, ओसोफेगस की, तो वहां पे होगा नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। नोट कर लें। अब अगर हम बात करें ओसोफेगस की, तो यहां पे डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती है कि नहीं होती है, अब्सेंट होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती है, अब्सेंट होती है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड अगर बेटा अब्सेंट है तो क्या होगा, डाइजेशन होगा, क्या डाइजेशन भी क्या हो जाएगा, अब्सेंट। यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड अब्सेंट है तो डाइजेशन भी अब्सेंट। बट म्यूकस ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट होती है, म्यूकस ग्लैंड लुब्रिकेट फूड। जो म्यूकस ग्लैंड होती है वो फूड को लुब्रिकेट करती है ताकि आसानी से वो फिसलता हुआ कहाँ चला जाए, ओसोफेगस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो, ये हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बोलस। ये बोलस को ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बोलस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ बोलस एंड ट्रांसपोर्ट किस तरीके से, इस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट होता है बोलस का, तो बोलस का ट्रांसपोर्ट, जैसे बोलस यहाँ पे है, ये फूड है, ये बोलस है, ये फूड मतलब बोलस का एक गोले फॉर्म में है, अगली बार यहाँ आएगा, फिर अगली बार यहाँ आएगा, इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा। और इसे हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोमेंट के थ्रू फूड नीचे चला जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं सॉलोइंग की, कि फूड कैसे हम लोग सॉलो करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब तक हमारे माउथ में रहता है पैलेट के आगे, तब तक तो हमें पता होता है कि फूड हम सॉलो कर रहे हैं। सॉलिंग सेंटर मतलब कि जो फूड होता है वो यहाँ से नीचे कौन ले जाता है, तो ये इनवॉलंटरी एक्शन है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में है क्या कि हम फूड को यहाँ से वापस ला लें, नहीं ना। तो ये होता है कि सब पोन्स फेरोली के, तो यहाँ ये प्रेजेंट होता है सॉलिंग सेंटर, कहाँ प्रेजेंट होता है, पोन्स फेरोली में। पोन्स फेरोली किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ ब्रेन। अभी आप लोग ये मत जानो कि ये कौन से ब्रेन का पार्ट है, एक्चुअली पोन्स फेरोली जो है वो हिंड ब्रेन का पार्ट है ना। तो इस तरीके से पार्ट ऑफ ब्रेन में पोन्स फेरोली जो होता है वो सॉलोइंग में हेल्प करता है। इसके बाद
जब हम लोग सॉलो करते हैं ड्यूरिंग सोलोइंग, जब हम लोग सॉलो करते हैं तो इंटरनल लेयर्स कौन बंद करता है? इंटरनल लेयर्स, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स या लेयर्स कवर बाय किसके थ्रू बंद होते हैं? यूवला के थ्रू, यूवला किसके थ्रू? यूवला के थ्रू। और आपका ग्लॉटिस कवर बाय किसके थ्रू? उसके ऊपर एक ढक्कन रहता था, बताया था, कवर्ड बाय इपीग्लॉटिस। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है ना। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, स्टमक और उसके आगे का पार्ट। थैंक यू।